बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि शफ़ी मातम गिरफ़्तार हो चुका था। जामपुर से हम उसको ट्रांसफ़र करके लाए थे और उससे इंटेरोगेशन की और उससे जो बातें मालूम हुई वो वही थी कि जी ये सारा कुछ डड्डी असाम के इंतकाम लेने के लिए किया गया और उसमें छल्लू असाम और वो हमीदा फ़ौजी जो हैं वो सरफ़हरिस्त थे जिन्होंने सारा प्लान बनाया। शफ़ी मातम अब मेरी कस्टडी में था। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो पुराने थाने होते थे उसमें एक बहुत अच्छी बात होती थी कि जैसे ही SHO थाने में दाखिल होता था तो पहले संतरी ने उसे सलाम करना, फिर उसके बाद थाने के दोनों तरफ जो हवलातें हैं वहाँ की जहाँ पे मुल्ज़मान होते हैं, जो राइट साइड वाली हवलात होती है उसमें मर्द कैदी होते हैं और लेफ़्ट साइड वाली हवलात में ख़वातीन कैदियों को रखा जाता था। अब जैसे SHO अंदर दाखिल होता है तो एहतरामन जो कैदी होते हैं, जो मुल्ज़मान होते हैं, मर्द मुल्ज़मान, उनको संतरी बाकायदा कहता है कि खड़े हो जाओ कि SHO साहब आ गए हैं, और वो एहतरामन दोनों हाथ बांध करके खड़े होते हैं। तो ये एक रिवायत होती थी कि जी SHO के आने पे एहतरामन मुल्ज़मान का खड़ा होना, और ख़ास तौर पे जो क्रिमिनल्स होते थे उनके लिए ये वाज़ेह पैगाम होता था कि उनकी औकात ये है कि वो पुलिस थाना में हैं और वो कैद हैं। इसी तरह जो SHO का कमरा होता था उससे भी सारा थाना नज़र आता था, और मुहर्रिर थाना का जो कमरा होता था वो बिल्कुल गेट के सामने होता था, और वहाँ से बैठ के वो पूरे थाने को, संतरी को और हवलात में बैठे मुल्ज़मान को देखा करता था। लेकिन अभी जो नए थाने बने हैं उसमें आप देख लें कि हवलात बिल्कुल एक तरफ है और उन पर पता नहीं चलता कि वहाँ क्या हो रहा है, और अक्सर जब इस टाइप के मुल्ज़मान ख़ुदकशी करते हैं या उनको कोई ऐसी चीज़ पहुँच जाती है जिसमें फ़रार होने में मदद मिलती है तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है मुहर्रिर थाना के लिए। एक दिन शाम को मैं अपनी पब्लिक डीलिंग में मसरूफ़ था। देहातों में अक्सर होता है कि शाम को 3-4 बजे के बाद लोग आना शुरू हो जाते हैं जिसमें कत्ल की तफ्तीशें हैं, दीगर मुकदमात की तफ्तीशें होती हैं, दरख्वास्तें होती हैं। तो कोशिश ये की जाती है कि वहाँ जितने भी तफ्तीशी अफसरान हैं वो हाज़िर हों और लोगों को सुना जा सके। मैं थाने पे ही था तो मुझे कॉल आई आमिर यार वारन की, मेरे मोबाइल फ़ोन पे जो MNA थे उस वक्त के, और उन्होंने मुझे कहा कि भाईजान बिल्लू असाम आपके पेश करना है, लेकिन एक शर्त है कि आप उसके साथ कोई ज़्यादती नहीं करेंगे और उससे गैर ज़रूरी मारपीट नहीं करेंगे, वो आपको सब सच सच बता देगा जो हुआ है। तो मैंने उससे वादा कर लिया कि जी बिल्कुल अगर वो सच बताएगा और बकिया मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी के लिए मेरी मदद करेगा तो मैंने उसे क्या कहना है, वो हमारा मुल्ज़िम है और उसको हमने चालान कर देना है। मैंने फ़ौरी तौर पर लियाकत सब इंस्पेक्टर को फ़ोन किया जो चौकी हतेजी का इंचार्ज था कि जाके धूड़कोट जो एक जगह है जहाँ मलिक आमिर यार वारन साहब का घर था, डेरा था उनका, कि वहाँ से वो बिल्लू असाम को लेकर आए। वो 3-4 घंटे के बाद लियाकत सब इंस्पेक्टर बिल्लू असाम को लेकर मेरे पास थाने आ गया। उस वक्त मैं अपनी पब्लिक डीलिंग ख़त्म कर चुका था और मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब बिल्लू असाम आए ताकि उससे इंटेरोगेशन की जा सके। लियाकत सब इंस्पेक्टर ने बिल्लू असाम को लाके मेरे पेश कर दिया। अब मैं उसे देख के एकदम हैरान रह गया कि 19 साल का एक लड़का जिसकी दाढ़ी अभी तक नहीं आई थी पूरी, और वो उसने हम पे फायरिंग की और अब मेरे सामने वो सर झुका के खड़ा हुआ था और कांप रहा था। मुझे शफ़ी मातम ने यह भी बताया था कि जो ज़्यादा गालियां देता था और बाहर निकल कर आप पे फायरिंग करता था वो बिल्लू असाम था। और जब मैंने बिल्लू असाम से ये बात की तो वो बिल्कुल मुकर गया, कहता जी मैं बिल्कुल शामिल था, मैं गया ज़रूर हूँ, मुझे ज़बरदस्ती लेके गए थे छल्लू असाम वगैरह, लेकिन मैं निकल के फायर नहीं कर रहा था बल्कि वो छल्लू असाम था। मैंने फ़ौरी तौर पे शफ़ी मातम को निकलवा लिया औलाद से, और जब उनको सामना उनका कराया गया तो शफ़ी मातम के सामने वो मान गया कि वाकई वही था जो बाहर निकलता था और गालियां देता था मुझे और फायरिंग कर रहा था। अभी मैं शफ़ी मातम और बिल्लू असाम से इंटेरोगेशन कर ही रहा था कि मेरा मुहर्रिर जो है वो मेरे पास आया और कहता है सर बाहर बाकी तो सालीन सारे चले गए हैं, एक बूढ़ी औरत, एक बूढ़ा शख्स वहाँ बैठे हुए हैं, वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। तो क्योंकि मैं इस मामले में हमेशा बहुत ख्याल करता था कि जब तक आखिरी साइल को मैं ना सुन लेता थाने पे उस वक्त तक मैं उठ के नहीं जाता था, तो मैंने उसे कहा जी ठीक है उन्हें बुला ले, मैं सुन लेता हूँ वो मुझे क्या कहना चाह रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद मेरे कमरे में एक बूढ़ी औरत दाखिल हुई और उसके साथ एक बूढ़ा सा आदमी था।
बूढ़ी औरत जो ही कमरे में दाखिल हुई तो उसने अपने सर से दुपट्टा उतारा और मेरे कदमों में रख दिया। मैं खड़ा हो गया और मैंने वह दुपट्टा उठा के उसके सर पे रखा और पूछा कि आपका मसला क्या है, आप क्यों इस तरह कर रही हैं? तो उसने मुझे हाथ जोड़ के कहा कि मैं बिल्लू हसाम की माँ हूँ और आपसे एक दरख्वास्त करना चाह रही हूँ कि इसकी जान आप बख्श दीजिए, इसके साथ कोई ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, मेरा एक ही बेटा है और ये इससे गलती ज़रूर हो गई है, लेकिन आप इसे माफ़ी दे दें। मैंने उस खातून से ये कहा कि जी आप मुझे बिल्लू हसाम से एक वादा ले दें कि ये बकिया मुलजमान की गिरफ्तारी में मेरी मदद करेगा तो इसके साथ कतन ज़्यादती नहीं होगी और जितना इसने जुर्म किया है उसी में मैं इसको चालान कर दूंगा। मेरे सामने बिल्लू हसाम की वालदा ने मुझे वादा लेके दिया बिल्लू हसाम से कि वो हर सूरत में मेरी मदद करेगा और हमीद फ़ौजी को और बकिया मुलजमान को गिरफ़्तार कराएगा। बिल्लू हसाम का बाप और उसकी माँ दोनों वापस चले गए और मैंने बिल्लू हसाम को मिराज ASI के हवाले किया कि इसे वो अपने साथ ले जाए और अपने क्वार्टर पे रखे और इससे कोशिश करे कि शफ़ी मातम से इसकी मुलाकात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शफ़ी मातम पुराना और काया किस्म का मुलजिम था और मुजरिम था, तो हो सकता है वो इसे वरगला ले और ये हमारी मदद ना करे। मिराज ASI लेके चला गया बिल्लू हसाम को और मैं भी अपनी रेजिडेंस पे आ गया। 2 दिन मैंने बिल्कुल नहीं पूछा कि बिल्लू हसाम किधर है, मैं अपने कामों में मसरूफ़ रहा। 2 दिन बाद मैंने अपनी रिहाइशगाह पर ही बिल्लू हसाम को बुलवा लिया और मैंने उससे आराम से बिठाया, खाने वाने का पूछा कि जी खाना सही मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो उसने कहा सर मुझे बिल्कुल खाना सही मिल रहा है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। बिल्लू हसाम मुझे आबिद डाहड़ और हमीदा फ़ौजी को गिरफ़्तार कराने के लिए तैयार हो गया और उसने मुझे कहा कि अगर आप मुझे नशावर गोलियां ले दें और मेरे पास असला नहीं है और मुझे कोई अच्छी सी गन दे दें ताकि मैं अपनी हिफाजत भी कर सकूं, क्योंकि हमीदा फ़ौजी बहुत ख़तरनाक आदमी है, वो उससे ज़रा भी शक हो गया तो उसने मुझे फायर मार देना है। उससे बेहतरीन तरीका ये है कि मैं उसे किसी बहाने रियासत में लेके आऊँगा, यानी बहावलपुर की बात कर रहा था। ये जो कच्चे के लोग हैं सतलुज के, ये रियासत बहावलपुर को रियासत कहते हैं और मुल्तान वाले उसे मुल्तान कहते हैं जो दूसरी साइड पे हैं जलालपुर पीरवाला वाले। तो उसने कहा जी कि मैं उसे वारदात के बहाने लेके आऊँगा और उसके खाने में मैं नशावर गोलियां मिला दूंगा जिससे वो बेहोश हो जाएगा या अपने होश में नहीं रहेगा, फिर मैं आपको फ़ोन कर दूंगा, फिर आप जो हैं वो आबिद डाहड़ और हमीद फ़ौजी को गिरफ़्तार कर सकते हैं। पता नहीं मेरा दिल क्यों किया कि मैं बिल्लू हसाम पे एतबार कर लूँ, हालांकि ये जो कच्चे के लोग हैं ये कभी भी काबिल एतबार नहीं होते। मैंने बिल्लू को अपनी ज़ाती कलाशनकोफ, जो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं ज़फ़र अब्बासी साहब सादिकाबाद के, उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी, वो मैंने बिल्लू हसाम के हवाले की। उसको 5 मैगज़ीनें मैंने दी, गोलियां भरी हुई थी उसमें, और मैंने कहा ये तुम रखो अपने पास और ले जाओ। मैं आपको उस कलाशन के बारे में भी बता दूं जो कलाशनकोफ है। होता ये था कि जो कोट सब्जल की मेरी पोस्टिंग थी उसमें हमें अपना असला ख़ुद रखना पड़ता था। सरकारी तौर पे आपके पास कभी भी कोई अच्छा वेपन नहीं होता था और उसके लिए हमें अपनी मदद आपके तहत सुई से गोलियां भी मंगवानी पड़ती थी कलाशनकोफ की, और ये जितना भी कलाशनकोफ है हम वहाँ से मंगवाते थे। और सादकाबाद में बहुत ज़्यादा असला है इसी तरह का लोग रखते हैं परमिट के साथ और परमिट के बगैर, ताकि वो अपनी जान की हिफाजत कर सकें, क्योंकि सादकाबाद में बहुत ज़्यादा वारदात है, अगवा बरतावान और दीगर जराइम वहाँ अक्सर होते रहते हैं। बिल्लू हसाम को मैंने नशावर गोलियां भी मंगवा के दे दी, अब उसे मैंने अपनी कलाशनकोफ और मैगज़ीनें भी दे दी। अब मैंने मिराज ASI को बुलवाया और उसे कहा कि आप बिल्लू हसाम को ख़ुद मोटरसाइकिल पे अपने घर छोड़ के आए, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि बिल्लू हसाम को असला दिया गया या उसे गोलियां दी गईं। ये बातें अब मिराज और बिल्लू हसाम के दरमियान थी कि हमने उसे इस टारगेट पे भेजा हुआ है कि वो हमें हमीदा फ़ौजी गिरफ़्तार करके देगा। मैंने मिराज को मज़ीद भी कहा कि वो वहाँ जाके ये मशहूर कर दे कि इसे मलिक आमिर यार वारन की सिफारिश पर छोड़ा गया है, क्योंकि ये क्लियर हो गया उस वारदात में ये बच्चा था और इसे वरगला कर ले जाया गया, इसलिए मैंने उसे आर्जी तौर पर छोड़ दिया। इस दौरान शफ़ी मातम का रिमांड जिस्मानी ख़त्म हो गया था। शफ़ी मातम ने अपनी जो कलाशनकोफ थी जो बावक्त वकू उसने इस्तेमाल की थी वो उसने बरामद करा दी थी और उसके बाद मैंने उसे जुडिशल भिजवा दिया। अब मुझे इंतज़ार था कि कब बिल्लू
حسام جو ہے وہ مجھے فون کرے گا اور پروگرام بنا کے بتائے گا کہ جی حمیدہ فوجی اور عابد دہڑ آ گئے اور انہیں گرفتار کیا جا سکے۔ اس دوران میں اپنے مخبروں کو پیسے بھی دیتا رہا اور ان سے یہ انفارمیشن لیتا رہا کہ بقیہ جو ملزمان ہیں، جن میں منی ککس تھا، جس میں الو دہڑ تھا، وہ گرفتار ہو جائیں۔ جہاں جہاں مجھے اطلاع ملتی، مخبر کو اطلاع دیتا تو میں فوری طور پر وہاں خود ریڈ کرتا یا ریڈ کرواتا، اور اس معاملے میں بالکل کوتاہی نہیں کرتا تھا، کیونکہ یہ میری اور پولیس ڈپارٹمنٹ کی عزت کا معاملہ تھا۔ ایک ہفتہ ہو گیا تھا لیکن بلو اسام کی طرف سے مجھے کوئی ٹیلی فون کال نہیں آئی تھی۔ میں نے اسے خود بھی روکا تھا کہ وہ میرا موبائل نمبر جو ہے اپنے موبائل میں سیو نہیں کرے گا، تاکہ کہیں یہ نہ ہو کہ حمیدہ فوجی اور عابد دہڑ اس کے موبائل میں میرا نمبر دیکھ لیں اور ان کو شک ہو جائے۔ ایک دن مجھے کال آئی شام کو کہ سر میں کچے کے علاقے میں موجود ہوں اور میں اب کسی نہ کسی طرح سے گھیر کر حمیدہ فوجی اور عابد دہڑ کو لے آؤں گا، کیونکہ اب وہ مجھ پہ اعتبار کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ میں نے ان کے ساتھ ایک دو وارداتیں بھی کی ہیں، تو اب مجھ پہ بھروسہ کر رہے ہیں، تو میں بہت جلد آپ کو یہ گرفتار کرا دوں گا۔ تو میرے لیے بہت اچھی خوشخبری تھی کہ اب جو بلو اسام ہے وہ مجھے عابد دہڑ اور حمیدہ فوجی گرفتار کرا دے گا۔ میں نے یہ ساری باتیں جو میرے ایس ڈی پی او تھے میاں عرفان اللہ صاحب، ان کو بتائی اور انہوں نے مجھے شاباش دی۔ ایک دن میرے مخبر نے مجھے اطلاع دی، جس کو میں نے کافی معقول رقم دی ہوئی تھی اور کراچی بھیجا ہوا تھا، کہ وہ منی ککس یا کسی بھی ملزم کو تلاش کر کے ساتھ لے آئے۔ تو اس نے مجھے فون پہ بتایا کہ منی ککس میرے ساتھ ہے اور آج شام ہم بس میں بیٹھ رہے ہیں اور کل ہم پہنچیں گے علی پور، جہاں سے اس نے پھر آگے جانا ہے۔ اگر آپ نے اس کو گرفتار کرنا ہے تو آپ راستے میں کہیں بھی ناکہ بندی کر لیں، میں آپ کو ساتھ میں بس کا نمبر بھی بتا دوں گا جس میں ہم بیٹھیں گے، اور اس طرح آپ اسے گرفتار کر سکتے ہیں۔ میں نے یہ ساری اطلاع میاں عرفان اللہ صاحب کو بتائی، جو میرے ڈی ایس پی ایس ڈی پی او تھے، کہ جی اس طرح منی ککس آ رہا ہے تو اس کو گرفتار کرنا ہے، اور ہم نے پلان یہ بنایا کہ جی خان بیلا ٹول پلازا جو ہے اس پہ ہم ناکہ بندی کر لیں اور ایک سائڈ پہ بیٹھے رہیں گے، وہاں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ بسوں کی چیکنگ ہو رہی ہے، اور جیسے ہی ہماری متعلقہ بس آئے گی پھر اس کی تلاشی لے کر اس میں سے اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ رات کو لیٹ نائٹ مخبر نے پھر مجھے بتایا کہ جی ہم فلاں نمبر بس جو ہے، اس نے بس کا نمبر مجھے مینشن کیا اور کمپنی کا نام بھی بتایا کہ ہم اس بس میں ہوں گے، اور آپ راستے میں کہیں بس روک لیجئے گا، میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں گا اور میں آپ اشارہ کر کے آپ کو بتا دوں گا کہ یہ منی ککس ہے، تو آپ کو اس کو پکڑ لیجئے گا۔ مخبر نے مجھے مزید کہا کہ اب میں بار بار آپ کو ٹیلی فون نہیں کروں گا تاکہ منی ککس کو شک نہ ہو جائے، اور اب آپ نے جو پلاننگ کرنی ہے وہ کر لیں۔ میں اپنی نفری کے ساتھ تقریباً 8 ساڑھے 8 بجے خان بیلا ٹول پلازا پہ پہنچ گیا تھا اور بس کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے مخبر کو یہ کہا تھا کہ جب بس زہر پیر کے قریب پہنچے گی تو مجھے ایک مس کال کر دینا، تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ آپ لوگ زہر پیر پہنچ گئے اور ہم لوگ الرٹ ہو جائیں۔ تقریباً کچھ 10:30 پونے 11 بجے مجھے مسڈ کال آئی اور مجھے پتہ چل گیا کہ جی اب بس زہر پیر کراس کر گئی ہے۔ زہر پیر کے بعد کیونکہ پھر خان بیلا آنا تھا ٹول پلازا، تو میں الرٹ ہو گیا اور سفید پارچات والے جو میرے ساتھ ملازمین تھے ان کو میں نے کھڑا کر دیا، باوردی گاڑی، اور وہ ایک سائڈ پہ کھڑی کر دی۔ جیسے ہی بس رکی ہم نے اس بس کو گھیرے میں لے لیا اور چاچا عباس بس میں چڑھ گیا۔ اگلے گیٹ اور ڈرائیور گیٹ پر بھی ملازم کھڑے کر دیے گئے مسلح۔ تو اس مخبر نے اشارہ کیا چاچا عباس کو، تو منی ککس وہاں بیٹھا ہوا تھا، اسے بڑے آرام سے قابو کر لیا گیا، کیونکہ اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا میں یہاں سے بھاگ تو سکتا نہیں ہوں، کیونکہ منی ککس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ یہاں سے اب بھاگ نہیں سکتا، اس لیے اس نے بالکل مزاحمت نہیں کی۔ میں بھی اسی دوران بس پہ چڑھ گیا اور میں نے دیکھا منی ککس دبلا پتلا سا ایک لڑکا تھا، عمر ہوگی کہ اس کی 23-24 سال، اور پھر وہی میرے ذہن میں خیال تھا کہ یار یہ کس ٹائپ کے لوگ ہیں، ان کی نہ جسامت ہے، نہ ان میں کوئی ایسی بات ہے، نہ یہ شکل سے کوئی مجرم لگتے ہیں، لیکن یہ اس ٹائپ کی وارداتیں کر جاتے ہیں۔ منی ککس کو ہم نے بس سے نیچے اتارا اور اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی اور اسے گاڑی کے پیچھے بٹھا دیا، جو سرکاری ویگن تھی میری، اور حمید جو کانسٹیبل تھا میرے ساتھ وہ اس کو پہچانتا تھا کہ یہی منی ککس ہے، کنفرم ہو چکا تھا۔ میں نے فوری طور پر اپنے ڈی ایس پی، ایس ڈی پی او اور ڈی پی او کو مبارکباد دی اور انہیں کال کی اور بتایا کہ سر منی ککس بھی گرفتار ہو گیا ہے اور اسے لے کے ہم واپس
تھانہ نوشہرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب مجھ پر فائرنگ کرنے والے ملزمان میں سے ایک ملزم جو چھلو حسام ہے وہ پولیس مقابلے میں مارا جا چکا تھا، شفیع ماتم گرفتار ہو کر جوڈیشل جا چکا تھا، اور تیسرا ملزم منی ککس بھی گرفتار ہو چکا تھا۔ بلو حسام جو تھا وہ مجھ سے وعدہ کر کے بقیہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے میری مدد کر رہا تھا، اور اب جو 3 ملزمان بچ گئے تھے ان میں عابد ڈاہڑ، الو ڈاہڑ اور حمیدہ فوجی جو سب سے زیادہ خطرناک تھا، اور اب تینوں کو گرفتار کرنا میرے لیے بہت ضروری تھا۔